प्लीज कबीर, मुझसे ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। ऐसे मुश्किल समय में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी खातिर न सही अपने दोस्त शोभित की खातिर मेरे ऊपर रहम करो। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही हो जो मुझे बदनामी से बचा सकते हो। मेरी हालत समझने की कोशिश करो कबीर। मैं इस बदनामी के दाग को लेकर जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। वो आंखों में आंसू भर के उस बेदर्द इंसान को देख रही थी जिसे उसकी हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। तुम तो मोहब्बत के मामले में बहुत ही कच्ची निकली अबनी। कल तक मेरे दोस्त शोभित से मोहब्बत के वादे करने वाली लड़की आज मेरे सामने मुझसे शादी के लिए भीख मांग रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या गुजरेगी शोभित की आत्मा पर। अगर वो जिंदा होता तो तुम्हारी इस बेवफाई को देखकर वो दोबारा मर जाता। हैरत है मुझे शोभित पर, जो उसने तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की थी। तुम्हारा जमीर गवारा कर लेगा ये कि कल तक तुम मेरे दोस्त शोभित की बाहों में थी और आज आज तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर तुम्हारे जज्बातों में इतनी ही ज्यादा आग लगी है तो इन्हें शांत करने के और भी तरीके हैं। मैं तुम जैसी लड़कियों के झांसे में नहीं आऊंगा, समझी तुम। उसने एक उंगली उठाकर सामने रोती बिलखती अवनी को धमकी दी थी और अवनी को अपनी सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थी। ऐसा मत कहें कबीर। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ शोभित की खातिर ही तो कर रही हूँ। मैं शोभित के बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, लेकिन नाजायज का ठप्पा लगाकर नहीं, बल्कि जायज बच्चा। शोभित के बच्चे को बाप का नाम देना चाहती हूँ। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि शादी से पहले लड़की माँ बन जाए तो उसके बच्चे को ये समाज नहीं अपनाता। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे क्या पता था शोभित मुझे इस तरह बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। हमने छुपकर शादी कर ली थी और सबके सामने भी हम जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शोभित की जिंदगी की डोर टूट गई और उसकी निशानी अब मेरे पेट में पल रही है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। रोते रोते वो उसके कदमों में बैठ चुकी थी और कबीर जल्दी से 2 कदम पीछे हटा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसका दोस्त शोभित जो इस तरह अचानक इस दुनिया से चला गया था, वो तो उसके गम से ही बाहर नहीं निकल पा रहा था, और अब ऊपर से ये सच्चाई कि अपनी शोभित के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बुरी तरह परेशान हो चुका था। शोभित उसका दोस्त ही नहीं बल्कि भाई से भी बढ़कर था। दोस्त की खातिर शायद वो इस लड़की को अपना भी लेता और अपने दोस्त के बच्चे को अपना नाम भी देता, लेकिन उसकी नज़रों के सामने उसकी मंगेतर सोनिया का चेहरा घूम गया था। उसकी मंगेतर थी और जल्दी ही दोनों की शादी भी होने वाली थी। बेबसी में उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सॉरी अबनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कबीर ने अपना पैर छुड़ाया और वहां से बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। पीछे जमीन पर बैठी अबनी ने अपने आंसू रगड़कर साफ किए थे। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कबीर की तरफ देखे बिना उसने ठंडे लहजे में कहा था, कबीर, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा दोस्त होगा। कबीर ने एक नज़र पलटकर उसकी ओर देखा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया और एक झटके से उसके बाजू पकड़कर खींचकर अपने सामने खड़ा किया था, और फिर उसका मुंह दबोचते हुए गुस्से से बोला, मैडम अवनी, रातें रंगीन आप किसी और के साथ करें और धमकियां आप मुझे दें, ऐसा तो नहीं चलेगा। और जहां तक तुम्हारे मरने का सवाल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जब शोभित इस दुनिया में नहीं है तो तुम उसके बिना जीकर क्या करोगी, वो भी इस पाप की गठरी को लेकर। उसने एक तिरस्कार भरी नजर उसके पेट पर डाली थी और अपनी तड़प उठी थी। क्या मेरे मरने से तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो अब उसकी आंखों में देख रही थी। एक लम्हे के लिए वो डगमगाया, मगर अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। मत भूलो कि मेरे साथ साथ शोभित का ये बच्चा भी मर जाएगा। वो चीखी और अपने घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। कबीर, जो इससे इतनी सख्त बातें सुनाकर बाहर निकल गया था, खुद को शांत करने की भरपूर कोशिश करने लगा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके तन मन में भरी हुई थी। अवनी की आंसू भरी गुलाबी आंखें उसकी नजरों के सामने से हट नहीं रही थीं।
वो खुद को लाख समझाने की कोशिश कर रहा था। वो शोभित की मोहब्बत है, मैं कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ। लेकिन फिर अबनी की मजबूरी का सोचकर उसके दिलो दिमाग में एक बेचैनी भरने लगती थी। क्यों शोभित, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों कुछ कमज़ोर से पलों में बहकर अपनी निशानी उस लड़की के वजूद में छोड़कर चले गए? काश तुमने उसके साथ पूरे समाज के सामने शादी की होती, तो आज मेरी आत्मा पर यूं बोझ न पड़ता। वो बाहर गाड़ी से टेक लगाए बुरी तरह बेचैन हो रहा था। बालों को मुट्ठी में फंसाता सरदर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कदम दोबारा कमरे की ओर बढ़ाए थे, जहां बैठी अबनी रो रही थी। कबीर सपाट चेहरा लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसके चेहरे के भाव काफी हद तक बेहतर हो चुके थे, या फिर उसने खुद को संभाल लिया था और आगे आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार भी कर लिया था। वो सवालिया नजरों से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। बेवजह ही अबनी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमकने लगी थी, और उसकी आंखों की चमकती जोत देखकर कबीर का दिल सिमट गया था। वो इस लड़की को कोई उम्मीद देना नहीं चाहता था। वो जानता था ये पहले से ही टूटी हुई है। मजबूरी में बस उसकी मदद तो कर सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग नहीं भर सकता था, क्योंकि वो सोनिया से मोहब्बत करता था, अपनी मंगेतर से, और जल्दी ही दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन फिलहाल इंसानियत के नाते वो इस लड़की की मदद भी करना चाहता था। और फिर एक फैसला करते हुए वो दोबारा कमरे में आया था। अबनी की आंखों में चमकती उम्मीद की किरण देखकर उसने अपनी नजरें चुराई थीं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अबनी तो जैसे जी उठी थी, जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए उसके सामने आई थी। आप सच कह रहे हैं? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसकी इतनी खुशी देखकर कबीर को दुख हुआ था। सामने खड़ी लड़की वाकई बहुत मासूम थी। पता नहीं वो शोभित जैसे जुनूनी और जिद्दी लड़के से मोहब्बत कैसे कर बैठी थी, यहाँ तक कि उसके साथ सारी हदें भी पार कर दी थी। और ये ख्याल आते ही उसे फिर से अबनी पर गुस्सा आया था। चलो, शोभित तो मर्द था, लेकिन अबनी को अपनी मर्यादा नहीं लागनी चाहिए थी। शादी से पहले ही बच्चा। उसने एक बार फिर गुस्से से अबनी को घूरा था, और अबनी ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका लीं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जो सिर्फ 1 साल तक चलेगी। इस दौरान मुझसे किसी भी तरह के अच्छे बर्ताव की उम्मीद मत रखना, और न कभी मेरे करीब आने की कोशिश करना, और न कभी मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं तुम्हें हक दूंगा। शादी के बाद तुम अलग रूम में रहोगी और मैं अलग रूम में। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म हो जाएगी, और तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वो नहीं जानता था कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। अगर उसे वाकई इस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अगर वाकई वो उससे नफरत करता था, तो उसे अबनी की बात नज़रअंदाज कर देनी चाहिए थी। लेकिन वो उसकी मदद कर रहा था। अबनी ने खुशी से अपने आंसू पोंछे और फीका सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता था, मुझे यकीन था कि तुम मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ोगे। थैंक यू सो मच कबीर। वो उसकी तरफ बढ़ी थी, शायद खुशी के मारे उससे लिपट जाना चाहती थी कि कबीर ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। खुद पर कंट्रोल करना सीखो लड़की। तुम्हारी इसी जल्दबाजी की वजह से शायद तुम्हारे और शोभित के बीच ये सब कुछ हुआ होगा। तुम लड़की होकर खुद पर काबू नहीं रख पाई, फिर वो तो मर्द था ना। जब तुम किसी मर्द के इतने करीब जाओगी तो वो खुद को कैसे रोक पाएगा। ये आखिरी बार था जब तुम मेरे करीब आई हो। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो उसी दिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। भूल जाऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल के लिए थी। खुशी है तो अकेले सेलिब्रेट कर लेना, गम है तो अकेले कमरे में जाकर चुपचाप रो लेना। मेरा कंधा तलाश करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और उसकी इन बेदर्द बातों को सुनकर वह अंदर तक तड़प उठी थी। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं होता ना, और अगर गुनाह भी होता है तो भी उसे ये गुनाह करने में कोई संकोच नहीं था। वो मोहब्बत करने का गुनाह कर बैठी थी। कबीर, बार बार मेरी और शोभित की मोहब्बत को गाली मत दो। मैं मानती हूँ मेरे और शोभित के बीच जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। मुझे और शोभित दोनों को इसका एहसास था, लेकिन शोभित ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी ही मुझसे शादी करेगा, लेकिन उससे पहले ही। कहते कहते अब वो अपना चेहरा नीचे की ओर झुका चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर बहने को तैयार हुए थे, और अब वो दोबारा कबीर के सामने रोना नहीं चाहती थी। कबीर ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उससे हमदर्दी करके वो उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। तुम घर जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है।
धीरे से कहता हुआ वो कमरे से निकलने के लिए गेट की ओर बढ़ा था कि तभी पीछे से अवनी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी तो मंगेतर भी है, अगर उसे पता चल गया तो। अवनी को अचानक ही सोनिया का ख्याल आया तो वो पूछे बिना न रह सकी। उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। वो बहुत अच्छी है, हालात को समझ जाएगी। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे घर आऊंगा रिश्ता लेकर। जो कुछ होगा बहुत सादगी से होगा। ये कहते हुए कबीर कमरे से बाहर चला गया था और पीछे खड़ी रह गई थी अवनी। जिंदगी ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। पहले शोभित और अब कबीर। शोभित का ख्याल आते ही जैसे उसके गले में कांटे से चुभने लगे थे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा शोभित, कभी नहीं। वो रोते रोते वहीं सोफे पर बैठ चुकी थी। कबीर एक बहुत बड़ा सर्जन था, दूर दूर तक उसका नाम था। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा था। जिस मरीज को भी देखता था उसे नई जिंदगी मिल जाती थी और ये सब करके कबीर को बेहद खुशी महसूस होती थी। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप का 1 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। कुछ टाइम पहले उसने एक बिजनेसमैन की बेटी सोनिया से सगाई की थी। शोभित से उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। 3 साल का साथ रहा था दोनों का। दोनों दो जिस्म और एक जान बन चुके थे। और वहीं उसकी मुलाकात अवनी से हुई थी, शोभित की प्रेमिका के हवाले से। कबीर जानता था कि शोभित अवनी के लिए दीवाना है, उससे बहुत मोहब्बत करता है और उससे शादी करने का इरादा भी रखता है। जब कबीर ने पहली बार अवनी को देखा था तब वो उसे देखता ही रह गया था। खूबसूरती में बेमिसाल वो लड़की मासूमियत से भी भरी हुई थी। उसे हैरत हुई थी कि इतनी खूबसूरत और मासूम सी लड़की उसके दोस्त शोभित के प्यार में कैसे पड़ गई, क्योंकि शोभित बेहद गहरी काली रंगत और मोटे डील डॉल का लड़का था। कद भी छोटा था, हमेशा हीन भावना का शिकार रहता था। लेकिन जब से अवनी उसकी ज़िंदगी में आई थी वो खुश रहने लगा था। अवनी को देखकर कबीर को हैरत जरूर हुई थी, लेकिन खैर उसने सुना था कि प्यार अंधा होता है और आज उसने देख भी लिया था। धीरे धीरे शोभित की वजह से अवनी से भी उसकी बातचीत हो जाती थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उलझ जाया करता था, क्योंकि जब भी वो शोभित और अवनी के साथ होता उसे ऐसा लगता जैसे अवनी शोभित के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उसकी आंखों में एक डर, एक बेचैनी होती जो शायद वो किसी से कह नहीं पाती थी। कबीर को देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरती थी, मगर शोभित की वजह से उसने कभी भी अवनी से फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अब इन हालातों में इस लड़की से मिलेगा। शोभित की मौत हादसाती थी, सबको ही उसकी मौत का बहुत गम था। कबीर तो शोभित की मौत से टूट कर रह गया था। एक वही तो इकलौता सहारा था उसका, जिससे वो अपने सुख दुख शेयर कर लिया करता था। पर जब अवनी ने उसे बताया कि वो शोभित के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसके सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। कितनी ही देर तक वो अवनी को आंखें फाड़े देखता रह गया था। वो छोटी सी लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल होगी, वो अपनी सारी हदें पार कर गई थी। पहली बार उसे अवनी से घिन महसूस हुई थी। कबीर पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। मैं आखिर क्यों उस लड़की की तरफ झुक रहा हूँ? मैं क्यों उसकी मदद कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ वो लड़की गलत है। अपने माँ बाप की इज्जत किसी गैर मर्द की बाहों में लुटाकर वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके बावजूद भी मैं उस लड़की की मदद क्यों कर रहा हूँ? बल्कि उस लड़की को तो सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं हूँ कि उसकी मदद कर रहा हूँ। क्यों, आखिर क्यों? क्यों मेरा दिल उसे रोते हुए नहीं देख पाया? अब वो अपने बाल जोर जोर से खींचने लगा। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। उसने जोर से सारा सामान ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिरा दिया था। कांच टूटने की आवाज़ सुनकर गार्ड तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था। कबीर ने उसे गुस्से से घूरा तो वो उसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। शायद शोभित की वजह से। शोभित मेरा जान से प्यारा दोस्त था और मैं नहीं चाहता कि उसके प्यार को, अवनी को, उसके बच्चे को तकलीफ हो। शायद इसीलिए उसने खुद को समझाया था। अवनी के पापा मनोज जी डॉक्टर कबीर सिंघानिया को पहले से जानते थे। उसका बहुत नाम सुना था उन्होंने, लेकिन जब वो खुद उनके घर अपना रिश्ता लेकर आया तो उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल पंडित मनोज प्रसाद जी मंदिर में पुजारी थे, बहुत ही सरल, धार्मिक और सादे स्वभाव के इंसान। उन्हें वैसे भी शोर शराबा और हंगामे अच्छे नहीं लगते थे। जब कबीर ने उन्हें कहा कि वो सादगी से मंदिर में 7 फेरे लेकर अवनी को अपनाना चाहता है,
बिना किसी तामझाम के तो मनोज प्रसाद जी की आंखों में संतोष उतर आया। उन्हें तसल्ली हुई थी, चलो उनकी बेटी अब सम्मान और पूरे संस्कारों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। एक हफ्ते के भीतर ही कबीर ने उसके साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर लिया था और उसे अपने घर सिंघानिया हवेली ले आया। जब वो उस महल जैसे घर में पहली बार कदम रख रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। शोभित के मुंह से उसने कभी सुना था कि कबीर बहुत अमीर है, उसका घर किसी राजा के महल के जैसा है, लेकिन उसने इस बात को मजाक समझा था। उसे लगा था शायद कोई आम सा बड़ा सा घर होगा, लेकिन ये तो वाकई में किसी राजमहल से कम नहीं था, भव्य, शांत और बेहद खूबसूरत। उसका मन उस सुंदरता में कुछ पल को खो सा गया था और तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। कबीर की आखिरी बात पर अवनी के दिल में एक सन्नाटा सा उतर गया और फिर चुपचाप अवनी नजरें झुकाकर कबीर के साथ साथ चलने लगी। जैसे ही उसने लॉन्च में कदम रखा था, सामने ही उसकी नज़र सोनिया पर पड़ी, जो जले पैर की बिल्ली बनी बेचैनी से लॉन्च में चक्कर काट रही थी। कबीर को देखकर वो जल्दी से उसके पास आई। उसके पहलू में खड़ी उस लड़की को देखकर वो चौंकी थी। अवनी की हालत भी सोनिया से अलग नहीं थी। वे दोनों ही अपनी अपनी जगह जड़ हो गई थीं। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो शोभित की गर्लफ्रेंड थी ना? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए इसी हवेली में रहेगी, ये मजबूर है और इसे पनाह की ज़रूरत है, और मैं ये सब कुछ शोभित के लिए ही कर रहा हूँ। क्या मतलब? मुझे डिटेल में बताओ, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। सोनिया के माँ बाप स्विट्जरलैंड गए हुए थे तो वो सोनिया को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया और कह दिया कि इतने दिन तक वो कबीर के साथ रहना चाहती है। सोनिया की फैमिली बहुत लिबरल थी। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताएं, इस बात पर उन्हें कोई संकोच नहीं था, बल्कि उनका मानना था ये तो अच्छी बात है कि लड़का लड़की शादी से पहले ही एक दूसरे को समझ लें, और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए सोनिया को कबीर के घर रहने की इजाज़त दे दी थी। वो आज ही अपना सूटकेस लेकर सिंघानिया हाउस में आ चुकी थी, लेकिन अब सामने खड़ी अवनी को देखकर वो उलझन का शिकार हुई थी। फिलहाल तो सोनिया, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मेरे कमरे में कॉफ़ी भिजवा दो और थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वो उसके माथे पर प्यार देते हुए बोला। ये देखकर अवनी ने बेचैनी से अपना पहलू बदला था और कबीर सिंघानिया ने कनखियों से अवनी के बदलते हाव भाव देखे थे। उसने ये जो हरकत की थी ये जानबूझकर की थी, क्योंकि वो पहले दिन से ही अवनी को उसकी हद में रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था अवनी उसके हवाले से कोई भी सपने सजाना शुरू कर दे। हालांकि इस वक्त कबीर का मन सिर्फ और सिर्फ तन्हाई चाहता था। कबीर कमरे में जा चुका था और अब सोनिया और अवनी आमने सामने खड़ी थीं। न जाने क्यों अवनी को सोनिया से पहले ही दिन जलन सी होने लगी थी। कबीर के जाने के बाद वो अवनी की तरफ मुड़ी। मैं नहीं जानती तुमने कौन सा जाल बुना है और तुमने मेरे मासूम से कबीर को अपने काबू में कर लिया है। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं अभी और इसी वक्त पूरे 5 करोड़ रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन मेरे कबीर पर गंदी नज़र रखने की सोचना भी मत, तुम्हारी आंखें निकाल लूँगी मैं। सोनिया ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी थी। उसकी लालच देने पर अवनी धीरे से बोली, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ। कबीर ने आपको कहा है ना कि वो आपको कुछ समय बाद सब कुछ बताएंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी कि सोनिया ने कसकर उसका बाजू पकड़ लिया और झटकते हुए कहा, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली से आदमी की बेटी हो जिसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। 2-4 झूठे आंसू बहाकर तुमने कबीर के दिल में हमदर्दी तो पैदा कर ली और तुम यहाँ तक पहुँच भी गई हो, मगर मैं तुम्हें कबीर के दिल तक कभी भी पहुँचने नहीं दूंगी। इसी हफ्ते मैं कबीर से शादी करूँगी और ये खबर पूरे मीडिया में धूमधाम से फैलेगी। इस शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूंगी। आप कोशिश करके देख लें, हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं। वो अपने होठों पर दिल जला देने वाली मुस्कान सजाते हुए बोली। सोमना, कबीर नौकरानी को बुलाता हुआ कमरे से बाहर निकला। इस लड़की को इसका कमरा दिखा दो और इसे समझा दो कि इसे यहाँ किस तरह से रहना है।
कबीर ने अवनी की तरफ इशारा करते हुए अपनी नौकरानी को समझाया तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। यार सोनिया, अब आ भी जाओ। मैं तुम्हारा कितनी देर से कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। जब तक तुम मेरे सिर को नहीं दबाओगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम जानती हो ना, तुम ही मेरी पेन किलर हो। सोनिया तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, जबकि अवनी का दिल कर रहा था कि वो सोनिया को जिंदा जमीन में गाड़ दे या फिर इसे ऐसी जगह फेंक दे जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। सोनिया तेजी से कबीर के कमरे के अंदर दाखिल हो गई, जबकि अवनी अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था। बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। स्विमिंग पूल को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अतीत का एक हादसा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसकी तबीयत अचानक ही खराब होने लगी, सांसें बुरी तरह फूलने लगीं। जब वो पहली बार शोभित से मिलने के लिए उसके घर गई थी तब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। उसे शोभित से एक अजीब सी वाइब आ रही थी और डर भी लग रहा था। उस दिन शोभित उसे लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ गया जहाँ एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। मैंने सुना है कि मेरी जान को स्विमिंग बहुत पसंद है, शोभित ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं शोभित, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने जल्दी से इनकार किया। मगर मुझे तो अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी आनी चाहिए। ये कहकर उसने उस डरपोक सी लड़की को पानी में धक्का दे दिया। वो अच्छे से जानता था कि अवनी को तैरना नहीं आता। अब वो आराम से घुटनों के बल बैठा उसे डूबता हुआ देख रहा था। शोभित प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो जोर जोर से पानी में हाथ पैर मार रही थी मगर पानी काफ़ी गहरा था। मेरी जान, जरा सी कोशिश करो, हो सकता है तुम जिंदा बच जाओ, वो उसे दिल जला देने वाली मुस्कान के साथ देखता हुआ बोला। अवनी ने उस दिन मौत को बहुत करीब से देखा था। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मारकर वो साइड तक पहुंची थी और बाहर निकलकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे, वो उसे देखकर गुस्से से बोली, जबकि वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ उसके वजूद को घूर रहा था। भीगने की वजह से उसके शरीर के सारे नक्श उभर कर सामने आ गए थे। वो अब खुद को टॉवल से रगड़कर साफ कर रही थी, जबकि शोभित तो उसके खूबसूरत वजूद में डूबने लगा था। उसका मन बहकने लगा था। वो धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया था और फिर शोभित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अवनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर आग रख दी हो। वो तेजी से पीछे पलटी। अरे माय लव, क्या हुआ? मैं हूँ शोभित, प्लीज़ 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 मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने घर जाना है। मेरी जान, अगर इस हालत में तुम्हें बाहर भेजा तो हर किसी की नज़र तुम पर उठेगी और मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। वो उसके होठों से पानी की बूंद अपनी उंगली के पोरे से हटाते हुए बोला था और वो बेधक कर पीछे हटी थी। उसे शोभित का स्पर्श बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम तो ऐसे बिधक रही हो जैसे मैं तुम्हें करंट मार रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ। वो उसके खूबसूरत वजूद को अपनी नज़रों में भरते हुए बोला था। चलो पहले मैं तुम्हें चेंज करवा देता हूँ, शाबाश चलो मेरे साथ। वो उसका बाजू पकड़कर जानबूझकर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया था और उसे अपना एक ड्रेस निकाल कर दिया। अवनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसके कहने पर वो उसके घर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे डर भी लग रहा था। शोभित ने थोड़ी देर पहले जो हरकत की थी वो बिल्कुल ही डरावनी और घिनौनी थी और ये पहली बार नहीं हुआ था। वो उससे मोहब्बत के दावे भी करता था और उसे तकलीफ़ देकर उसे सुकून भी मिलता था। जब वो डर या दर्द से चीखती चिल्लाती तो शोभित को उतना ही मज़ा आता था। अवनी को जिस चीज़ से डर लगता था तो शोभित जानबूझकर उसे उसी के पास फेंक देता था। एक बार उसने अवनी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। पूरे 2 घंटे अवनी उस बंद कमरे में चीखती चिल्लाती रही, रोती रही। जब शोभित ने दरवाज़ा खोला तो अवनी बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को शोभित की गाड़ी में पाया, जबकि शोभित बड़े ही मज़े से कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा था। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए इधर उधर नज़र दौड़ाई थी। ये उसका हॉस्टल ही था। उसने शोभित को आवाज़ लगानी चाहिए लेकिन वो खामोश हो गई और फिर बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर वो बाहर उतर आई थी और फिर हॉस्टल के अंदर चली गई। शोभित ने उसे जाता हुआ देखा था और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। पता नहीं उसे ये सब करके क्या सुकून मिलता था।
शायद उसके अंदर की हीन भावना थी जो ये सब करने पर उसे मजबूर करती थी। जब अवनी उसके साथ होती तो लोग उन दोनों को अजीब सी नज़रों से देखते थे, क्योंकि अवनी जितनी ही खूबसूरत थी, शोभित उतना ही कुरूप था। कोई कोई तो उनके मुंह पर भी कह देता, हूर के पहलू में लंगूर। और उसी दिन वो अवनी को सजा देता था नए नए तरीकों से। शोभित बहुत ही अजीब तरीके का एक जुनूनी इंसान था और उसकी मोहब्बत भी उतनी ही पागलपन भरी थी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि पल में कुछ और तो पल में कुछ और। वो अवनी को टॉर्चर करता और उसी में सुकून महसूस करता था। शोभित पहले सेमेस्टर से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने अवनी से दोस्ती करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसके लिए उसने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि अवनी को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के ने छेड़ दिया था, और छेड़ने वाला लड़का भूपेंद्र भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो भी एक बहुत बड़ा गुंडा ही था। और जब भूपेंद्र ने अवनी को छेड़ा तो शोभित उससे भिड़ गया था। उसे इतना मारा कि उसका सर फट गया था। और फिर अगले ही दिन यूनिवर्सिटी के बाहर भूपेंद्र ने अपने लड़कों के साथ मिलकर शोभित पर जानलेवा हमला किया था। हालांकि बाद में शोभित ने अपने पापा से कहकर भूपेंद्र को पुलिस के हवाले करवा दिया था, लेकिन वो उस वक्त बहुत जख्मी हो गया था। चाकू उसके पेट में लगा था। डॉक्टर तो मायूस भी हो गए थे, लेकिन भगवान का चमत्कार हुआ था कि शोभित बच गया था। और तभी से अवनी का दिल उसकी तरफ से नरम पड़ गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, अवनी को अफसोस होने लगा था कि उसने शोभित को पहचानने में गलती कर दी। वो बहुत जुनूनी था। अवनी को सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता था। वो किसी से बात कर लेती, ये शोभित को पसंद नहीं था। यहाँ तक कि शोभित ने तो उसकी लड़कियों से दोस्ती भी ख़त्म करवा दी थी। धीरे धीरे अवनी अब शोभित के साथ एक कैद जैसा महसूस करने लगी थी। उसके दोस्तों में एक कबीर भी था, शांत मिजाज, संजीदा स्वभाव और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला। अवनी का दिल कबीर की पर्सनालिटी में अटकने लगा था। उसके बात करने का अंदाज, उसका प्यार भरा व्यवहार अवनी को बहुत पसंद था। एक दिन उसने बातों बातों में शोभित के सामने कबीर की तारीफ कर दी थी और शोभित ने गुस्से में आकर उसका मुंह दबोच लिया था। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं किसी और की तारीफ ना सुनूं। कहना क्या चाहती हो कि मैं बदसूरत हूँ और कबीर हैंडसम, यही कहना चाहती हो ना तुम? जबकि अपनी नाम में सर हिला रही थी। उसकी पकड़ उसके गालों पर मजबूत होती जा रही थी और दर्द से अवनी का बुरा हाल हुआ था। उसने शोभित को धक्का देते हुए खुद को छुड़ाया था। समय के साथ अवनी को एहसास होने लगा कि वो एक नंबर का पागल और साइको टाइप का इंसान है, जो उसे बस तकलीफ देने के लिए अपनी ज़िंदगी में लाया। अवनी उसके चंगुल से निकलना चाहती थी, मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने खुद ही अपने लिए सारे रास्ते बंद कर लिए थे। अब तो उनकी डिग्री भी ख़त्म हो चुकी थी। कबीर एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से लगा हुआ था, जबकि शोभित अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहता था। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके यूनिवर्सिटी से निकल चुके थे। अवनी ने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, तो शोभित ने वहाँ से भी उसे निकलवा दिया। ना वो उसे शादी करने के लिए रिश्ता भेज रहा था और ना ही उसे किसी के अधीन काम करने दे रहा था और ना ही अपनी कंपनी में जगह दे रहा था। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि शोभित उससे आखिर चाहता क्या है। कभी कभी तो उसे लगता कि वो सिर्फ उसे तकलीफ देकर अपनी खुद की ईगो को तसल्ली देता है। एक दिन वो उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गया था और यह भी उसकी जिद पर ही हुआ था। अवनी ने तो लाख मना किया, लाख उसे समझाया, शोभित मैं नहीं आ सकती, प्लीज़ समझो। लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में धमकी थी, अवनी अगर अभी इसी वक्त तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगा। ये सुनकर अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो डर गई थी। समाज, परिवार, सबके सामने उसकी इज्जत दांव पर थी। कांपते दिल से वो उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। शोभित बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, हवाओं से बातें करता हुआ, जैसे उसे जिंदगी से नहीं मौत से प्यार हो गया हो। अवनी घबराई हुई थी। शोभित प्लीज़ धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में एक कपकपी थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे और आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन शोभित के अंदर का शैतान जैसे और भी जाग उठा। वो हंसा एक खौफनाक मुस्कान के साथ। डर लग रहा है और डराऊं तुम्हें? उसने स्पीड और भी तेज कर दी। गाड़ी उड़ती हुई सी लग रही थी। सामने से ट्रक आता दिखा तो अवनी चीख पड़ी, रुको रुको शोभित प्लीज़।
हमें मार दोगी तुम। उसकी चीखें किसी भी इंसान का कलेजा हिला देती, लेकिन शोभित पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो जैसे अवनी की चीखों से और ज्यादा रोमांचित हो रहा था। हर मोड़ पर गाड़ी फिसलने को होती और फिर किसी तरह संभलती। एक दो बार तो बहुत ही नजदीक से एक्सीडेंट टला। मुझे घर जाना है, गाड़ी रोको। अब की बार अवनी की आंखों में आंसू बहने लगे थे। लेकिन तभी अचानक एक मोड़ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। पहिए फिसले और गाड़ी तेजी से सड़क से नीचे उतरती चली गई। शोभित अवनी की चीख आसमान को चीरती हुई निकली और अगले ही पल गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ, धूल का गुबार उठा और सब कुछ थम सा गया। अवनी बेहोश हो चुकी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे बचाया न था और उसे बचा लिया। शायद उसकी तकदीर में अभी बहुत कुछ लिखा था। वहीं शोभित की तरफ का दरवाजा खुला और उसका शरीर गाड़ी से बाहर जा गिरा, सीधा खाई में। शरीर लहूलुहान हुआ था। कुछ दिन बाद उसकी बॉडी बरामद की गई थी। शोभित अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। एक झूठी जिद, एक पागलपन ने सब कुछ छीन लिया था। अवनी की आंखों में अब भी वो सीन ताजा था। गूंजती हुई उसकी आवाजें, प्लीज धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अब हर रात उसे नींद से जगा देती थी ये आवाजें। लेकिन उसकी मौत की खबर सुनकर सबसे ज्यादा राहत अवनी को हुई थी। उसका बस चलता तो पूरी दुनिया में मिठाई बांट देती। लेकिन एक और राज सामने आने से वो बुरी तरह टूट चुकी थी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो बहुत रोई थी। बंद कमरे में तड़प तड़प कर रोई थी। क्यों भगवान जी, क्यों क्यों किया ऐसा? क्यों मुझे ये जिंदगी भर का दर्द दे दिया? ये मोहब्बत इतनी बेदर्द क्यों होती है? जिसे हम पाना चाहते हैं वो हमसे इतना दूर क्यों होता है? वो रोते हुए भगवान से शिकवा कर रही थी। लेकिन उसने एक मजबूत फैसला किया था। वो इस तरह हार नहीं मान सकती। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का हक हर किसी को होता है और उसने फैसला कर लिया कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरूंगी। आखिरी दम तक अपनी खुशियों के लिए जंग करूंगी। वो खुदगर्ज हो गई थी, ये सोचे बिना कि कबीर की एक मंगेतर भी है और वो उससे मोहब्बत करता है और जल्दी ही उससे शादी भी करने वाला है। लेकिन अपनी खुदगर्जी में वो कबीर से शादी करने का फैसला कर चुकी थी और किसी तरह वो कबीर को शादी के लिए मना भी चुकी थी और आज कबीर की पत्नी बन भी चुकी थी। भले ही ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी, लेकिन उसके दिल को सुकून था। सोनिया कबीर के कमरे में बैठी हुई थी। कबीर का सर उसने अपनी गोद में रखा हुआ था और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके सर की मसाज कर रही थी। लेकिन कबीर को सुकून मिलने की बजाय एक बेचैनी थी जो उसे घेरती जा रही थी। जब कबीर ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया। क्या हुआ कबीर? वो एकदम से घबरा गई। कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से। अरे मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम्हें आराम नहीं मिल जाता। सोनिया, मैं इस वक्त सोना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। कबीर का दिल एकदम से सब कुछ से ऊब चुका था। ये सब तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना कबीर? फॉर गॉड सेक सोनिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। आई डोंट इवन केयर अबाउट हर, शी इज़ प्रेग्नेंट। और तुम्हें पता है कि बच्चा किसका है? मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगी, मगर वो बच्चा शोभित का है। और उस लड़की ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मदद ना की, उसे अपने घर में पनाह न दी, तो वो उस बच्चे को गिरा देगी। वो अपने माथे पर बदनामी का टीका लगाकर इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाएगी। मैं डर गया था सोनिया। मैं एक मासूम को अपनी आंखों के सामने मरते कैसे देख सकता था? वो शोभित का बच्चा है, मेरे दोस्त का बच्चा। वो इस दुनिया में आएगा सोनिया, जरूर आएगा। और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। बस इसीलिए मजबूरन मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 1 साल के लिए। तुम मेरा साथ दो सोनिया, 1 साल बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। वो बच्चे को लेकर हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। यही हमारी डील हुई है। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। वो उठकर बैठते हुए सोनिया के हाथों को अपने हाथों में ले गया था। ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? क्या वो इतने करीब आ गए थे? सोनिया ने हैरानी से आंखें फैलाते हुए कहा। उन्होंने छुपकर शादी की थी। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले ही शक था कि उन दोनों के बीच कुछ तो सीरियस चल रहा है। खैर, अब तो मर चुका है, तो उसकी बुराई करने के बजाय तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और मेरे हाल पर थोड़ा सा रहम कर दो। आज पूरा दिन ही बहुत हेक्टिक था। मैं वाकई में थक गया हूँ। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कबीर। कबीर ने लंबी सांस ली और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ये सिर्फ इंसानियत के नाते है या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? सच सच बताना कबीर,
तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? ऑफ कोर्स सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसी वजह से तो तुमसे जुड़ा हूँ, वरना मेरा दिमाग खराब था क्या? वो प्यार से सोनिया के हाथों को थामते हुए बोला था और सोनिया एकदम से खुश हो गई। ओह कबीर, आई रियली लव यू और मुझे तुम पर बहुत यकीन है। मुझे पता है तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है तो वो भी बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। यार मैं सोच रही थी हम इसी हफ्ते शादी कर लें। मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात करूँगा, कबीर ने बात टालते हुए कहा और करवट बदल कर लेट गया, जबकि वो भी कमरे से बाहर निकल आई थी। लेकिन अब वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हो चुकी थी। जाने से पहले वो अवनी से मिलने गई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। उसे यूं सुकून से सोता देख सोनिया के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी और उसी गुस्से में आकर उसने उस पर पानी से भरी बाल्टी उंडेल दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही सोनिया खड़ी थी। ओह, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? असल में बात यह है कि तुम मेरे मंगेतर के घर उसके बिस्तर पर इस तरह सोती हुई जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने बाल हवा में लहराते हुए वहाँ से निकल गई। सारे कपड़े गीले कर दिए इसने। मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई, सब कुछ गाड़ी में पड़ा है, मैं क्या करूं? ड्राइवर भी अपने घर चला गया और चाबी तो कबीर के पास होगी। वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है, पता नहीं मेरी मदद करेगा भी या नहीं। उसने बड़ी हिम्मत करके जाकर कबीर के दरवाजे को खटखटाया था। कबीर जो नींद की वादियों में खोया हुआ था, गुस्से में अपनी जगह से उठकर बैठा। उसे लगा कि सोनिया वापस आई है और वो उसे डांटने ही वाला था कि सामने भीगी हुई अवनी को खड़ा देखकर वो चौंक उठा था। क्या हुआ? अब क्या मसला है? वो असल में मेरे कपड़े भीग गए हैं, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। क्या आपके पास कोई ड्रेस है? अगर नहाने का इतना ही शौक है तो प्रॉपर तरीके से नहाओ। ये कौन सा तरीका है नहाने का? मैं नहाई नहीं हूँ, सोनिया ने मुझ पर पानी गिरा दिया। अवनी ने निगाहें झुकाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता, मैं गहरी नींद में सो रही थी जब वो मेरे कमरे में आई और पानी से भरी बाल्टी मुझ पर डाल दी। कबीर ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक टी शर्ट और एक ट्राउजर चुपचाप उसके हवाले कर दिया। अवनी पलटने ही लगी थी कि कबीर उसे फिर से संबोधित करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में उससे ज़रूर बात करूँगा। वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। वो इनडायरेक्टली उससे माफ़ी मांग रहा था। अवनी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली आई। कपड़े बदल कर वो छोटे बच्चों की तरह उछल रही थी और बेड पर कूद रही थी। वो कबीर के बस जरा से अपनेपन के एहसास पर ही खुश हो गई थी। कबीर, जो कि उसकी बोझ देने के लिए उसके कमरे में आया था, उसे यूं बच्चों की तरह बेड पर उछलता देखकर एकदम हैरान रह गया और फिर उसे डांटते हुए बोला, अरे लड़की, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ये सुनकर अवनी घबरा गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर खड़ा था, उसके हाथ में अवनी की बोझ थी। आई एम सॉरी, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ इस बच्चे का ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दुनिया में लेकर आओ। अगर ये इस दुनिया में आया तो आप मुझे तलाक दे देंगे ना? न जाने क्यों उसकी जबान फिसल गई थी। जी, क्योंकि हम दोनों के बीच यही बात तय हुई है। कबीर ने उसे याद दिलाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सोनिया अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर कबीर के घर आ गई थी। मैंने डिसाइड किया है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं परमानेंट यहीं रहूँगी। पहले वो सिर्फ दिन में कबीर के साथ रहती थी, लेकिन अब परमानेंट वाली बात सुनकर कबीर भी परेशान हुआ था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। सोनिया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और ना ही कॉलेज का कोई इनमेच्योर लड़का हूँ जो जज्बात में बहक जाऊँ। फिर भी मर्द का क्या भरोसा? क्या तुम मुझे ऐसा वैसा समझती हो? कम ऑन सोनिया, यू नो कि आई बिलीव यू। मैं बस सावधानी बरत रही हूँ, वो उसकी टाई ठीक करते हुए बोली। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों औरतें मिलकर मुझे पागल कर दोगी। और जो हरकत तुमने कल उसके साथ की थी ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। ओह, तो क्या उसने मेरी शिकायत कर दी तुमसे? नहीं, वो बेचारी तो मेरे पास सिर्फ कपड़े लेने आई थी। यार, क्या तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम क्यों उसके साथ मुकाबला करती हो खुद का, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, क्योंकि मैं उससे कई गुना बेहतर हूँ, सोनिया ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खुद को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दो,
मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस लड़की की इज्जत करो, अब वो मेरी पनाह में है। कबीर की बात सुनकर सोनिया का तन बदन जलने लगा था, लेकिन वो उसका मूड खराब करना नहीं चाहती थी। दिन का समय था, वो किचन में अपने लिए जूस बना रही थी जब सोनिया भी वहां पर आ गई और अपने लिए मैक्रोनी गर्म करने लगी। उसने जानबूझकर गर्म चम्मच अबनी के हाथ पर रख दिया और फिर जल्दी से पीछे हटते हुए माफ़ी भी मांगने लगी। तकलीफ के मारे अबनी का बुरा हाल था। एक तो वो पहले ही बहुत कमज़ोर और नाजुक सी थी। जलन का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। कबीर, जो कि मीटिंग के बाद घर के अंदर आया था, किचन से आने वाली चीखें सुनकर बेचैन हो गया। दौड़ता हुआ वो अबनी के पास गया और उसका बाजू पकड़कर चेक करने लगा। उसकी कलाई बुरी तरह लाल हो चुकी थी। जल्दी से फर्स्ट एड निकालकर उसने उसकी बाजू पर ट्यूब लगाई। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो। वो सोनिया को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अबनी के बाजू पर फूंक मार रहा था। सोनिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे लगा कि अबनी उसकी शिकायत कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अबनी ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस इतना बोली कि बस गलती से हो गया, मैं अब ठीक हूँ। ये कहकर अबनी वहाँ से भागती हुई चली गई थी। सोनिया की आंखें बेख्तियार कबीर की नज़रों से मिली थीं। वो भी कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया था। अब उसे अंदाजा हो गया था कि अबनी अपनी मासूमियत और खूबसूरती से कबीर को पूरी तरह अपने काबू में कर लेगी। कबीर और सोनिया डिनर के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि अबनी लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। नौकरानी उसके पास आई। बीबी जी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ, अबनी ने लापरवाही से कहा। क्या आपको जलन नहीं होती? देखिए ना, कबीर साहब ने आपके साथ विवाह किया है और फिर भी सोनिया मैडम के साथ घूमते हैं। आपको उनके साथ डिनर पर जाना चाहिए था। नहीं, मुझे जलन नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए आई हूँ, जबकि सोनिया परमानेंट है। लेकिन वो सोनिया मैडम से मोहब्बत तो नहीं करते ना? आपकी बार उसने चौंक कर उस नौकरानी के चेहरे की ओर देखा था। तुम्हें इस बारे में किसने बताया? अगर वो उनसे मोहब्बत करते तो फिर उनके कमरे में आपकी जगह उनकी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसका मोबाइल बज उठा। बीबी जी, मैं जा रही हूँ, मेरे पति की कॉल आ गई है, वो मुझे लेने आए हैं। जल्दी में कहकर वो हवेली से बाहर निकल गई और अपनी सोच में पड़ गई कि नौकरानी क्या कहने वाली थी। अगले दिन वो उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी, मगर नौकरानी ने छुट्टी कर ली। उसे अब हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा था। वो सुबह से ही मुंह फुलाए घूम रही थी। कबीर की आज छुट्टी थी और सोनिया भी अपने घर वापस चली गई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस पर गुस्सा किया था। रात का समय था। जनवरी की वो सर्द रात थी। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाएं कांच की खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थीं, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। घर में अबनी बिल्कुल अकेली थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजा चुकी थीं, लेकिन कबीर का कोई अता पता नहीं था। अबनी की नज़र बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, फिर खिड़की पर टिक जाती। बाहर घना अंधेरा था और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। और तभी अचानक से बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कबीर उसके डर के मारे खुद से निकला था। हाथ कांपते हुए मोबाइल उठाने लगे और कबीर को कॉल किया। कॉल जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो बेचैन हो उठी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जनवरी की उस रात में बारिश जैसे सर्दी को और तीखा बना रही थी। खिड़की से टपकती बूंदों की आवाज़ और बाहर की तूफानी हवाएं मिलकर माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मगर अबनी को इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, कबीर कहाँ है। उसे सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो खिड़की के पास खड़ी थी। और तभी लगभग रात के 1 बजे उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसका दिल धक धक करने लगा। वो झट से सीढ़ियों की तरफ भागी थी और दरवाज़ा खोला। सामने ही कबीर खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, कपड़े बदन से चिपके हुए, और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सुर्खी थी। कबीर, अबनी उसकी तरफ दौड़ पड़ी और सीने से लिपट गई। मैं बहुत डर गई थी कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कबीर तो एक पल के लिए सन्न रह गया था। ये पहली बार था जब अबनी कबीर की इस कदर करीब आई थी। कबीर ने उसके बालों को सहलाते हुए धीमे से कहा, सॉरी अबनी, कुछ ज़रूरी काम में फंस गया था, लेकिन बारिश ने सब खराब कर दिया। कहते हुए उसने धीरे से अबनी को खुद से अलग कर दिया। अबनी को अपनी इस जल्दबाजी पर शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन तभी अबनी को एहसास हुआ कि कबीर की हालत सामान्य नहीं है। उसका बदन तप रहा था।
कबीर तुम ठीक तो हो ना? वो परेशान हुई थी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। एक कप कॉफ़ी बना दो ना प्लीज़, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अवनी रसोई की ओर भागी और फौरन कॉफ़ी बना लाई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कबीर कम्बल में लिपटा हुआ कांप रहा था। उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार था। कबीर तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उसकी आंखें भर आईं। कबीर ने कांपते होठों से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे पास आओ ना। तुम्हारे पास रहने से शायद कुछ राहत मिले। अपनी धीरे से उसके पास बैठ गई थी। उसके दिल में दया भी थी और प्यार भी और थोड़ा सा डर भी। उसने धीरे धीरे कबीर के कांपते हाथों को अपने हाथों में थामा और धीरे धीरे से उसके हाथों को सहलाने लगी। और कबीर आधी बेहोशी की हालत में था और ऐसी हालत में उसने अवनी को खींचकर खुद के करीब किया था और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कबीर उसका गर्म स्पर्श, गर्म वजूद महसूस कर रहा था। उसकी सांसें तेज हुई थीं। वो धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। अवनी के नरम वजूद में कबीर की उंगलियां धीरे धीरे सरकती चली गईं। जबान जज्बात थे, एक पल में भड़क उठे थे। न अवनी ने खुद को संभाला और न कबीर ने। दोनों जज्बात की रौ में बह चुके थे और कबीर के दहकते हुए होंठ जब अवनी के नरम वजूद पर पड़े तो उसकी सांसें गहरी हुई थीं। वो कबीर को रोक देना चाहती थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो अपने महबूब की बाहों में थी, उस महबूब की बाहों में जिससे उसने हमेशा मोहब्बत की थी, चुपके चुपके उसके सपने सजाए थे। और अब जब किस्मत ने उसे उसका साथ दिया था तो वो उसे खुद से दूर कैसे कर सकती थी? ये राज उसने सिर्फ अपने दिल में दबा कर रखा था कि वो कबीर से मोहब्बत करती थी। शोभित को तो वो चाह कर भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि शोभित उसकी जान ले लेता और कबीर से कहने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जब शोभित की मौत के बाद उसे मौका मिला तो उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया था। वो खुदगर्ज हो गई थी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। और आज जब कबीर उसके करीब हुआ तो वो सब कुछ भूल गई थी। धीरे धीरे वो उसकी आगोश में सिमटती चली गई और अपने नरम होठों से अपने महबूब को धीरे से छू लिया। एक सुकून की लहर उतरी थी उसके पूरे वजूद में। वो उसकी साड़ी को हटाता उसकी डोरियां भी खुल चुका था। उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपाता वो धीरे धीरे मदहोश होने लगा था। अवनी ने कोई विरोध नहीं किया। पहली बार उसने कबीर को इतना पास महसूस किया था। जज्बातों से लबरेज, नरम, बेबस, वो भी उसकी बाहों में खोने लगी। ठंडी रात में बुखार में तपते जिस्म के बीच मोहब्बत की एक अलिखित जुबान जन्म ले रही थी। धीरे धीरे उनके जज्बात तेज होते चले गए। सांसों की रफ्तारें बदलने लगीं और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब दोनों हर हद पार कर गए। जो रिश्ता अब तक सिर्फ नाम का था वो अब वजूद की गहराई तक उतर चुका था। रात बहुत धीमी बीती थी और सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में उतरी तो कबीर की आंख खुली। वो कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा, फिर माथा पकड़ते हुए उठा। कुछ अजीब सा सपना देखा, उसने धीरे से अपने मन ही मन में बड़बड़ाया था। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही अधूरी सी तस्वीरें, आधे अधूरे स्पर्श, फुसफुसाती आवाज़ें और कुछ मदहोशी भरी सिसकियां। उसने बगल में देखा, अवनी चुपचाप बैठी थी, आंखों में गहरी खामोशी, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। उसे उठता देख वो जल्दी से उसके करीब आई थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? रात बहुत तेज बुखार था आपको, वो उसका हाथ थामते हुए बोली थी, जबकि कबीर ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। वो कमरे से बाहर जा चुकी थी और कबीर आंखें बंद करते हुए फिर से आधे अधूरे पलों को याद करने लगा था। उसके रग रग में अब तक खुमारी भरी हुई थी और उसे अपनी हालत पर हैरत हो रही थी। शाम का समय था। अवनी बाग में फूलों से बैठी बातें कर रही थी जब कबीर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो बहुत मासूम सी थी। कबीर की जिंदगी में आकर तो पहले से कहीं हसीन हो गई थी। कबीर एकटक उसे देखे जा रहा था और अवनी उसकी मुस्कान से पूरी तरह अनजान थी। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। जैसे ही सोनिया घर के अंदर दाखिल हुई, उसने कबीर को मुस्कुराते हुए देखा तो उसका तन बदन जल उठा। दूसरी तरफ अवनी पूरी तरह अनजान थी कि कबीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। कहीं तुम्हें वाकई उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं कबीर साहब, आपने अपने आप से किया हुआ वादा भुला दिया और मुझसे बेवफाई का इरादा कर लिया। सोनिया की आवाज़ सुनकर कबीर ने निगाहें उठाई तो वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। सोनिया, तुम कब आई? जब आप उस लड़की को बड़ी ही
मुस्कुराते हो गौर से देख रहे थे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो इसलिए खुश था कि वो जिंदगी की ओर लौटने लगी है, वरना तुम जानती हो शोभित के जाने के बाद उसकी क्या हालत हुई थी। कहकर वो अंदर जाने लगा कि सोनिया ने उसका बाजू पकड़ लिया और दो टूक अंदाज में बोली, अगर उस लड़की ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं सच कहती हूँ, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो लड़की हमारे बीच नहीं आ रही सोनिया, तुम खुद उसे जानबूझकर ला रही हो बीच में। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है कबीर, कि तुमसे ज़्यादा मैं अब दिन ब दिन उसकी तरफ झुकने लगे हो। मुझे लगता है तुमने मुझे सिर्फ अपने झूठे वादों में बांध रखा है। मैंने तुमसे वादा किया है तो ऑफकोर्स तुमसे ही शादी करूंगा सोनिया, लेकिन अब इस बात पर कोई और बहस मत करना, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। और तुम जानती हो, जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। बाजू झटकता हुआ वो लॉन्ज में चला गया और सोनिया गुस्से से अवनी को घूरने लगी। तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है अवनी। और उसे ये मौका जल्दी ही मिल गया था। एक दिन सीढ़ियाँ उतरते वक्त सोनिया ने अवनी को धक्का दे दिया। वो अपना संतुलन न संभाल सकी और सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके सिर में गहरी चोट आई थी और उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। अपना काम निपटाकर सोनिया भागती हुई अपने कमरे में चली गई। कबीर जो अंदर ही था, उसकी चीखें सुनकर भागता हुआ बाहर आया। सामने ही अवनी खून में लथपथ पड़ी थी। वो दौड़कर उसके पास गया। अवनी का पहले ही बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। कबीर को उसकी जान के साथ साथ उसके पेट में पड़ रहे बच्चे की भी फिक्र होने लगी थी। वो उसे बाहों में उठाकर अस्पताल भागा था। इसी वक्त इमरजेंसी रूम में उसे ले लिया गया था और कबीर बेचैनी से बाहर चक्कर काट रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकला तो कबीर ने घबराकर पूछा, डॉक्टर वो कैसी है? भगवान की कृपा है कि उनकी जान बच गई है और उनका बच्चा भी बिल्कुल सही है, वरना इतनी अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब सिर्फ 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में सेफ रहे नामुमकिन है। अर्ली प्रेगनेंसी? कबीर हैरान हुआ था। उनकी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे और शादी के वक्त कम से कम अपनी 2 महीने की तो प्रेग्नेंट होगी ही, यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी, और डॉक्टर कह रहा था कि सिर्फ 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपको शायद गलतफहमी हुई है। वो 3 हफ्ते की नहीं बल्कि समथिंग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर कबीर, आपकी वाइफ 3 हफ्ते की ही प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट साफ है। डॉक्टर ने रिपोर्ट कबीर के हाथ में थमा दी और कबीर आंखें फाड़े उस रिपोर्ट को देख रहा था। ये सब क्या था उसे समझ नहीं आ रहा था। जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है, आप बेफिक्र रहें, 1 हफ्ते तक उनका ध्यान रखना, वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आप अब उन्हें अपने घर लेकर जा सकते हैं, बस थोड़ी सी कागजी कार्रवाई रह गई है, वो पूरी कर लें। डॉक्टर ये कहकर कबीर का कंधा थपथपाता हुआ चला गया, जबकि कबीर हैरानी में डूबा हुआ था। वो गुस्से से तमतमा उठा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि अवनी उसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी। तो क्या उसने मुझसे झूठ बोला? लेकिन क्यों? क्या ये सब उसने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए किया था? उसी वक्त उसने अवनी से कोई सवाल नहीं किया और उसे हवेली वापस ले आया, क्योंकि उसकी हालत पहले से बहुत नाजुक थी। वो अपने कमरे में जा रहा था कि उसे नौकरानी की आवाज़ सुनाई दी, साहब जी, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। साहब जी, सोनिया जी ने जानबूझकर बीबी जी को धक्का दिया था। वो पहले भी उन पर जुल्म कर चुकी हैं, अक्सर उनका हाथ जला देती हैं, उनसे अपने कमरे की सफाई भी करवाती हैं। ये कहकर वो चुप हो गई थी, जबकि कबीर को बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी सोनिया के इस व्यवहार पर। वो अब अपनी से 2 टूक बात करने का फैसला कर चुका था। उसी शाम वो उसके पास गया। तुम शोभित के बच्चे की माँ बनने वाली नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? ये सुनकर वो एकदम से गड़बड़ा गई। उसका पोल खुल गया था। लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा मेरा है, कबीर ने चबा चबा कर कहा था। उस रात जब मैं बारिश में भीगकर बुखार में तपता हुआ घर आया था, हमारे बीच सब कुछ हुआ था ना? सच कह रहा हूँ ना मैं? बोलो अवनी, चुप क्यों हो? वो गुस्से से उसे झकझोरते हुए बोला था और उसकी पलकों से आंसू टूट कर गिरे थे। अब मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना अवनी। अवनी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू फिसल पड़े। मैं पहले सेमेस्टर से ही आपको पसंद करती थी और आपसे ही शादी करना चाहती थी, मगर शोभित मेरी जान का अजाब बन गया था। वो मुझे दर्द देता, तकलीफ देता, मुझे टॉर्चर करता था। वो एक साइको इंसान था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। हाँ, कई बार उसने कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसके कदम रोक दिए थे।
मेरी इज्जत सेफ थी, लेकिन मेरी जान उसके साथ सेफ नहीं थी। फिर जब शोभित की मौत हुई तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि इस बहाने से मैं अपने पसंदीदा इंसान के साथ कुछ वक्त गुजार सकूंगी। आपने 1 साल के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। मैंने सोचा था मैं कुछ समय तक आपके साथ रहूंगी, और रही बात शोभित के बच्चे की, जो था ही नहीं, तो मैं बहाना कर दूंगी कि बच्चा खुद ही गिर गया। लेकिन उस रात जब आप मेरे करीब आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और हमारे बीच सब कुछ हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आना नहीं चाहती थी, बस कुछ हसीन पल अपने साथ लेकर आपकी ज़िंदगी से चली जाती। लेकिन उससे पहले ही मेरी हकीकत आप पर खुल गई। और कबीर हैरत से उस लड़की को देख रहा था जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसे पाने के लिए उसने खुद पर एक गंदा इल्ज़ाम लगा लिया था। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आया था। उसकी नज़र में अवनी ने जो कुछ किया गलत किया था। वो जानती थी कि मैं और सोनिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी भी करने वाले थे हम दोनों, और उसने हम दोनों को अलग करके अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लीं। वो पूरी रात कमरे में बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगाता रहा और फिर उसने मोबाइल उठाया, सोनिया को एक मैसेज टाइप किया। हमें लगता है सोनिया, हमें अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अवनी शोभित के बच्चे की नहीं बल्कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। शोभित के बच्चे का उसने झूठ बोला था मुझे पाने के लिए, और अब मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तुरंत ही सोनिया का रिप्लाई आया था, मैं खुद इस रिश्ते का बोझ ढोना नहीं चाहती कबीर, क्योंकि मैं अपने प्यार को बांट नहीं सकती, इसीलिए मैं खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म करने वाली थी। कबीर के दिल पर एक बोझ था कि उसने सोनिया के साथ सही नहीं किया, लेकिन वो अपने बच्चे की वजह से मजबूर हो गया था। उसने अवनी को अपना लिया था सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। अवनी ने उससे माफ़ी मांगी थी और कबीर ने उसे माफ़ कर दिया था। उस दिन जब कबीर ने कहा कि अपना सामान लेकर मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही वो कमरे में आई, उसने चुपचाप अपना सामान एक तरफ रखा और सोफे पर जाकर लेट गई। लेकिन कबीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने गुस्से में कहा, जब हमारे बीच सब कुछ हो चुका है तो फिर सोफे पर सोने की क्या ज़रूरत है? चुपचाप आकर यहाँ बेड पर सो। अवनी डरते डरते बेड पर आकर बैठी और फिर धीरे से कबीर के पहलू में लेट गई। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि कबीर ने उसे अपने पास खींचा और उसके नरम होठों पर झुक गया। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत किस एहसास का नाम है, लेकिन अवनी के करीब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून जरूर मिला था। धीरे धीरे वो अवनी का ख्याल रखने लगा था, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और शायद धीरे धीरे उसे अवनी से मोहब्बत भी हो जाती, क्योंकि एक मर्द के लिए उसकी सबसे पसंदीदा औरत उसके बच्चों की माँ होती है, और अवनी उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। दोस्तों, कबीर का अवनी को अपनाने का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नई किसी रोमांटिक कहानी के साथ।